हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं होम मैनेजमेंट का ही आपका एक टॉपिक फर्नीचर के बारे में। तो आइए जानते हैं फर्नीचर होता क्या है। फर्नीचर उस सामान को कहते हैं जो कि लकड़ी, धातु या अन्य पदार्थों से बने होते हैं, जो कि सोने, बैठने, कार्य करने, वस्तुएं रखने आदि के काम आते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, सोफ़ा, अलमारी। ये सब क्या है, आपके फर्नीचर ही होते हैं। साथ ही साथ यदि हम इसके महत्व की बात करें तो ये रहन सहन को सुविधाजनक बनाते हैं, सज्जा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं, संग्रहण के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। आपको बर्तन, किताबें, क्रॉकरी कहीं रखनी हो अलमीरा में तो ये उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। समय एवं शक्ति की बचत के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। आप जब बार बार ज़मीन पर उठते बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो अधिक व्यय हो जाती है। वहीं यदि हम चेयर पे या सोफे पर बैठते हैं तो उतनी हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तो बात की हमने इसके फर्नीचर की जो भी महत्व है उनके बारे में। आगे जो ज़रूरी बातें हैं वो है फर्नीचर का इतिहास। फर्नीचर के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं तो पहले आते हैं इनमें कुछ शैलियाँ हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। पहली है रीनेसेंस शैली, जो कि आपके पुनर्जागरण काल में विकसित हुई। इस शैली की ये शैली कब आपकी विकसित हुई, तो ये इटली में 1400 से 1800 शताब्दी के मध्य ये विकसित हुई। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी शैली किस टाइम पर विकसित हुई। तो ये 1400 से 1800 शताब्दी के मध्य इटली में विकसित हुई, जो कि एक क्लासिक फर्नीचर है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी वगैरह में। लेकिन आगे भी और भी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि इनके जो आकार होते हैं ये बड़े सममितीय आकार के होते हैं। इनमें जो रेखाएं प्रयोग की जाती हैं वो खड़ी रेखाएं इनमें प्रयोग की जाती हैं। और जो फर्नीचर होते हैं उनके जो डिज़ाइन होते हैं उसमें मानव व पशुओं की आकृति बनी होती है, नक्काशी भी होती है साथ ही साथ। और ये जो रीनेसेंस शैली थी, इनसे जो भी फर्नीचर बनाए जाते थे उनमें जो लकड़ी यूज़ होती थी वो ओक और अखरोट की लकड़ी की बनाए जाते थे। तो ये तो बात की हमने रीनेसेंस शैली की। तो इसमें जो रंग होते थे इनका रंग सुनहरा, हल्का नीला और लाल होता था। यहाँ पर आप देखिए ये इस टाइप से रीनेसेंस शैली के कुछ उदाहरण हैं। इस टाइप के आपको वहाँ पर फर्नीचर देखने को मिलेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे मानव आकृति, ठीक है, मानव आकृति, पशुओं की आकृति, इस तरीके के इनमें डिज़ाइन और नक्काशी मिलते थे देखने के लिए। तो ये तो बात की हमने रीनेसेंस शैली की। आगे हम बात करते हैं बारोक शैली की। ये इटली में 1550 से 1750 शताब्दी के मध्य विकसित हुई। ठीक है, यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि कौन सी शैली कब विकसित हुई। तो ये इटली में 1550 से 1750 शताब्दी के मध्य विकसित हुई। इसकी जो विशेषताएं हैं वो रीनेसेंस फर्नीचर के समान ही थी, जैसे कि उसमें मानव और पशुओं की आकृति, ठीक है, मानव पशुओं की आकृति, लकड़ी जो थी ओक और अखरोट की लकड़ी से बनाए जाते थे। इनका जो रंग होता है सुनहरा, नीला, लाल होता है। वैसा ही बारोक शैली की भी विशेषता है। लेकिन ये कब विकसित हुई, 1550 से 1750 शताब्दी के मध्य ये विकसित हुई। फिर तीसरी बात करते हैं रोकोको शैली की। ये जो शैली है ये इसके बाद, बारोक शैली के बाद ये विकसित हुई। तो ये फ्रांस में 1715 से 1775 के मध्य विकसित हुई। एक चीज आप और याद रखिएगा, यहाँ से आपसे सीक्वेंस भी पूछ सकता है। वो आपको दे देगा रोकोको शैली और बारोक शैली और रीनेसेंस शैली को आपको दे देगा, सीक्वेंस लगाने के लिए आपसे पूछ लेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी, जब आपको याद रहेगा कि कौन सी शैली कब विकसित हुई तब भी आप वो क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। तो ये फ्रांस में 1715 से 1775 के मध्य विकसित हुई। इसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें छोटे असममितीय वाले होते थे। ये फर्नीचर जो होते थे छोटे होते थे, असममितीय वाले होते थे। इसमें खड़ी रेखाएं प्रयोग की जाती थी किंतु कोणों का इसमें प्रयोग नहीं होता था। और इसमें जो लकड़ी प्रयोग की जाती थी वो अखरोट, महोगनी, रोजवुड, ये लकड़ी के बनाए जाते थे, जिनमें प्राकृतिक चित्र बनाए जाते थे। इसमें जो कलर प्रयोग होते थे, जो भी फर्नीचर होता था वो कैसा होता था, हल्के कोमल रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक चित्र बने हुए हैं, साथ ही साथ जो कलर है वो बहुत ही लाइट है।
ये देखिए, ये आपके रोकेको शैली के ही उदाहरण हैं। यहाँ पर कलर जो लिए गए हैं बहुत ही लाइट कलर हैं, साथ ही साथ प्राकृतिक नक्काशी है, डिज़ाइन जो है वो प्राकृतिक है। तो ये तो हमने बात की रोकेको शैली की। फिर हम बात करते हैं न्यू क्लासिक शैली की। ये कब विकसित हुई? ये 1775 से 1800 में विकसित हुई। इसमें जो इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसमें छोटी सममितीय खड़ी रेखा वाली वह अंडाकार पैर सीधे चित्रकारी किए हुए ये बनाए जाते थे। इसमें जो लकड़ी यूज होती थी महोगनी व साटिन वुड के ये बने होते थे। इनमें गद्दे में सिल्क व सूती तंतु प्रयोग में लाए जाते थे। यानी यहाँ पर सिल्क और गद्दे जो थे उनका प्रयोग होने लगा और नाजुक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाने लगा। किसमें? न्यू क्लासिक शैली में। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप गद्दे वाली ये फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है, हल्के रंग होते हैं इसमें भी और गद्दे का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरीके से न्यू क्लासिक शैली है। इसमें जो लकड़ी है वो महोगनी और साटिन इसमें प्रयोग ली जाती है और नाजुक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। कब विकसित हुई है? 1775 से 1800 में ये विकसित हुई। फिर आगे हम बात करते हैं फर्नीचर के इतिहास की, जो कि भारत में फर्नीचर को प्रदर्शित करने वाले कुछ भारतीय शब्द हैं। जैसे कि पाली भाषा में फर्नीचर को कहते हैं सैंसना, ठीक है, क्या कहते हैं? पाली भाषा में सैंसना कहते हैं, संस्कृत में सियानसना इसे कहते हैं, सियानसना। ये भी आप टर्म्स याद रखिएगा। अभी तक तो एग्जाम में ऐसा पूछे नहीं गया है, लेकिन अभी जैसा पैटर्न देखने को आपको मिल रहा है, थोड़ा चेंज हो रहे हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पाली में इसे सैंसना कहते हैं और संस्कृत में इसे सियानसना कहते हैं फर्नीचर को। फिर बात करते हैं प्रारंभिक वैदिक काल में कुछ फर्नीचर का जो शब्द थे वो यूज़ किए जाते थे। जैसे कि पर्यांका क्या होता है? तो पर्यांका यहाँ पर बेड को कहते हैं, जो बेड होते हैं उनको पर्यांका। पलंग हो गया, ठीक है, आसंदी हो गया। आसंदी क्या होती है? आसंदी एक लंबी कुर्सी होती है, आपने देखी होगी लकड़ी की जो कुर्सियाँ होती हैं जो कि बुनी हुई होती हैं, वो जो होती हैं तो उन्हें आसंदी कहते हैं। लकड़ी की बनी हुई होती हैं, रस्सी से बुनी हुई होती हैं, उन्हें आसंदी कहते हैं। प्रोस्था होते हैं, ये कैसे होते हैं? बैठने के होते हैं ये भी, और इनमें हत्थे नहीं होते हैं, ये चेयर की तरह ही होते हैं। तलपा और वाहा, ठीक है, सियाना शब्द ये पलंग या कोच को अभिव्यक्त करते हैं। ये जो आपके हैं तलपा, व्याह और श्याना, ये आपके पलंग होते हैं। फिर है उपावसना क्या है? ये बैठने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। तो ये भी आप टर्म्स याद रखिएगा। प्रियंका क्या होता है? ये भी बैठना, मतलब ये पलंग होते हैं। आसंदी आपकी कुर्सी होती है, प्रोस्था भी, ठीक है, और ये तलपा, व्याह, स्याना ये क्या है? ये पलंग होते हैं। और उपावसना ये आपके बैठने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये तो हमने बात की कुछ जो प्रारंभिक वैदिक काल में शब्द यूज किए जाते थे फर्नीचर के, उनके बारे में। फिर बात करते हैं हम फर्नीचर का वर्गीकरण देख लेते हैं। फर्नीचर का वर्गीकरण हम कई पार्ट में करते हैं, जैसे कि कीमत के आधार पर, पदार्थ के आधार पर, शैली के आधार पर, बनावट के आधार पर, उपयोग के आधार पर। पहले हम देख लेते हैं कीमत के आधार पर। तो कीमत के आधार पर कैसे फर्नीचर होते हैं? सस्ते फर्नीचर होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं? सस्ते पदार्थ के बने हुए होते हैं, सिंपल होते हैं, सादा होते हैं। अब इनमें कोई परिसज्जा नहीं होती क्योंकि ये सस्ते होते हैं, कम मजबूत होते हैं। फिर है मध्यम कीमत के फर्नीचर होते हैं, जो कि मध्यम कीमत के होते हैं, थोड़े आकर्षक होते हैं, पॉलिश वाले होते हैं और मजबूत होते हैं। फिर है महंगे फर्नीचर, ये कैसे होते हैं? महंगे पदार्थ के बने होते हैं, जो भी लकड़ी या प्लास्टिक जो भी धातु इसमें यूज़ की जाती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। ये कैसे होते हैं? विलासितापूर्ण होते हैं, यानी हमें बहुत ही आरामदायक होते हैं। ये महंगी इसमें परिसज्जा होती है और ये बहुत ही मजबूत होते हैं। और कुछ जो ये सस्ते फर्नीचर होते हैं ये स्थानीय शैली के बने होते हैं, मध्यम वाले देसी या आधुनिक शैली के बने होते हैं। और जो महंगे होते हैं ये कैसे होते हैं? आधुनिक या विशिष्ट जो भी परंपरागत शैली है उसके बने हुए होते हैं। डिज़ाइन इनमें सिंपल डिज़ाइन होगी, जो सस्ते होते हैं इनमें थोड़ा डिज़ाइन होगा। और जो महंगे फर्नीचर होते हैं उनमें बहुत ही उत्तम कलाकृति वाले डिज़ाइन होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं इनकी होती हैं। फिर हम बात करते हैं पदार्थ के अनुसार फर्नीचर का वर्गीकरण। इसमें आपके आते हैं, पहला है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी से बने जो भी फर्नीचर होते हैं, जो कि ऐश, गौन, महोगनी, मैपल, ओक, पाइन, रोजवुड, टीक, अखरोट, इनके ये बनाए जाते हैं। जितने भी
आपके वो होते हैं फर्नीचर होते हैं, इन सब लकड़ियों से बनाए जाते हैं। फिर है धातु के बने होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया या लोहे का हो गया, तो इस टाइप से धातु के बने होते हैं। प्लास्टिक के कुछ बने होते हैं फर्नीचर, कांच के भी बने होते हैं। तो ये हमने बात की पदार्थ के अनुसार इनका वर्गीकरण। फिर है शैली के आधार पर इनका वर्गीकरण। फिर है शैली के आधार पर फर्नीचर का वर्गीकरण। इसमें है पारंपरिक शैली के फर्नीचर। ये कैसे होते हैं? जो कि पुराने टाइम के होते हैं फर्नीचर। ये जो फर्नीचर होते थे बड़े आकार के होते थे, इनमें काफ़ी नक्काशीदार ये फर्नीचर होते थे, देखने में भी काफ़ी सुंदर होते थे। बड़े बड़े फर्नीचर बनाए जाते थे जिनमें विभिन्न आकृतियां बनी हुई थी, नक्काशी की जाती थी। फिर आता है देशी शैली के फर्नीचर। ये भी बड़े होते थे, शहरों से थोड़ी दूर विकसित होते थे। यह ग्रामीण शैली से प्रभावित होते थे, सिंपल होते थे, आरामदायक होते थे। तो इस टाइप के जो होते हैं फर्नीचर देसी शैली के फर्नीचर होते हैं, जो कि थोड़े ग्रामीण इलाके से जुड़े रहते हैं या वहाँ की शैली से ये जुड़े हुए रहते हैं। सिंपल होते हैं ये दिखने में, और जैसे कि बैत के फर्नीचर इनके अंतर्गत ये सम्मिलित होते हैं। फिर है आधुनिक शैली के फर्नीचर। ये कैसे होते हैं? जैसे कि प्लास्टिक हो गया, फाइबर, कांच, स्टील या फोम या गद्देदार। आज के टाइम में जैसे आप फर्नीचर देखने को मिलते हैं वो क्या है? हमारे आधुनिक शैली के फर्नीचर है। आपने देखा होगा फाइबर के बने हुए रहते हैं। सोफे जो होते हैं बहुत ही गद्देदार होते हैं। तो ये कुछ कुछ इस तरीके के जो बने होते हैं ये फर्नीचर आधुनिक शैली के होते हैं। फिर हम बात करते हैं बनावट के आधार पर फर्नीचर का वर्गीकरण। तो ये दो तरीके से होता है, पहला है कैस गुड्स, दूसरा है गद्देदार फर्नीचर। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जैसे कि गद्देदार फर्नीचर का आपका पूछा जा चुका है टीजीटी में कि अपहोल्स्ट्री फर्नीचर कौन से होते हैं। तो ये गद्देदार फर्नीचर होते हैं जिनमें गद्दे लगे होते हैं, वो हमारे फर्नीचर जैसे कि सोफ़ा, कुर्सी हो गया, ये आंशिक रूप से थोड़े गद्देदार होते हैं। बेडिंग इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो ये आपके कौन से होते हैं? अपहोल्स्ट्री, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर होते हैं। पहला है कैस गुड्स। ये आपके कैसे होते हैं? जिनमें टेबल, बुक केस, कुर्सियाँ ये सम्मिलित होती हैं। इनमें गद्देदार भाग नहीं होता है, यानी बिना गद्दे वाले होते हैं कैस गुड्स। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा, जो बिना गद्देदार होते हैं उन्हें कैस गुड्स कहते हैं, और जो गद्देदार होते हैं उन्हें अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर कहते हैं। फिर है उपयोग के आधार पर फर्नीचर। उपयोग के आधार पर ऐसे फर्नीचर जिन्हें आराम हेतु उपयोग में लाया जाता है, या फिर व्यक्ति को जो चीज़ें उसमें रखनी है, जैसे कि आपको अलमारी चाहिए होती है बुक्स रखने के लिए या कपड़े रखने के लिए। तो ये क्या है? ये सब आपके जो उपयोग के आधार पर फर्नीचर का वर्गीकरण है। फिर हम बात करते हैं फर्नीचर की देखभाल की। तो फर्नीचर की देखभाल आप कैसे की जा सकती है? हफ्ते में एक बार फर्नीचर को सिरके व पानी के घोल में कपड़ा डुबोकर निचोड़कर उसे कपड़े से पोंछना और साफ करना। प्लाईवुड में धब्बे हटाने हेतु थोड़े से स्प्रिट या अमोनिया के हल्के घोल का उपयोग करना। फिर पॉलिश वैक्स का उपयोग करना। यदि फर्नीचर बहुत गंदा हो गया है तो उस पर 2 नींबू के रस में 1 छोटी चम्मच नमक डालकर नरम कपड़े द्वारा फर्नीचर पर लगाने से उस पर चमक आ जाती है। सनमाइका के फर्नीचर पर यदि हल्दी, दूध आदि के निशान पड़ जाएं तो नरम गीले कपड़े पर थोड़ा सा दंत मंजन जो कॉलगेट होता है उसको डालकर हल्का रगड़ने पर यह धब्बे साफ हो जाते हैं। बाद में ये स्वच्छ और नरम कपड़े से इन्हें पोंछ देना चाहिए। और भी तरीके से हम फर्नीचर की केयर कर सकते हैं। यदि उसके कोने में धूल वगैरह जमा हो जाए तो उसको हम ब्रश से साफ कर सकते हैं। और यदि उसमें कोई गर्म पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, शराब आदि गिर जाए तो हम इसे तुरंत साफ कर देना चाहिए, वरना वो वहाँ से ख़राब होने का डर रहता है। साथ ही साथ हमें उस पर जो फर्नीचर में दरारें पड़ जाती हैं उनमें पुटिन और मोम भर देना चाहिए। तो ये सब हैं फर्नीचर को केयर किस तरीके से आपको करनी है, ये फर्नीचर के केयर में आते हैं। फिर हमने इसमें क्या क्या बात की जो आपकी ज़रूरी है इसमें। एक तो आपको याद रखनी है कि कौन सी शैली किस शताब्दी में आई। पहले हमने देखी थी रीनेसेंस शैली जो पुनर्जागरण में आई। ये शैली इटली में 1400-1800 के बीच में आई, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या थी? इसमें मानव व पशुओं की कलाकृति इसमें बनाई जाती थी, नक्काशी की जाती थी। लकड़ी इसमें ओक और अखरोट की लकड़ी इसमें होती है, रंग इनका ऐसा होता है, ठीक है। फिर बारोक शैली, ये कुछ रीनेसेंस शैली की तरह होती है, 1550 से 1750 के मध्य विकसित हुई। फिर आई रोकोको शैली, 1715 से 1775 के बीच ये आई। इसमें हल्के कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे,
ठीक है। प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक चित्रों का उसमें प्रयोग किया जाता है। न्यू क्लासिक 1775 से 1800 के बीच आई। इसमें इस तरीके का गद्दों का प्रयोग किया जाने लगा। सिल्क के कपड़े, सूती कपड़े, इनका प्रयोग किया जाने लगा। हल्के रंग इसमें होते थे। फिर फर्नीचर के कुछ इतिहास का हमने जाना। पाली में इसे सैंसना और संस्कृत में सियांसना इसे कहते हैं। फिर इनके कुछ हमने टर्म्स जाने जो कि फर्नीचर में यूज़ होते थे। फिर फर्नीचर का हमने वर्गीकरण देख लिया, कीमत के आधार पर, पदार्थ के आधार पर, जैसे लकड़ी, धातु वगैरह इनके बने होते हैं। शैली, जैसे कि आपकी देशीय शैली हो गई, आधुनिक शैली होगी। बनावट के आधार पर जैसे कि केस गुड्स और आपका गद्देदार युक्त जो होते हैं। उपयोग के आधार पर, किस तरीके को आपको उपयोग में लाना है फर्नीचर, वो आपका उपयोग के आधार पर फर्नीचर हो गया। फिर हमने इसके केयर की बात की, किस तरीके से हमें फर्नीचर की देखभाल करनी है। तो ये आपका फर्नीचर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यदि इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। यदि कुछ छूटा होगा इसमें तो वो हम MCQ के माध्यम से आपको करा देंगे। थैंक यू।